हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सोर्स फोल्डर में एक एम्प्टी फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। मैं क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स और इस फोल्डर के अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट कंपोनेंट डॉट जी एस एक्स। तो आप डॉट जी एस एक्स या डॉट जी एस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। बट मैं प्रीफर करता हूँ डॉट जी एस एक्स यूज़ करना फॉर कंपोनेंट्स। मैं इसको एंटर करता हूँ। अभी हम कंपोनेंट के अंदर आ गए हैं। अभी मैं लिखूँगा आर सी ई। इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था ई एस सेवन वाला। अगर आप लोगों ने वो इंस्टॉल नहीं किया होगा तब आपको ये शॉर्टकट कमांड नहीं आएंगे। तो आपके लिए वो इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस एक्सटेंशन के बारे में बताया हुआ है। और अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हम आर सी ई लिख करके एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास बेस्ड की। अभी मैं इसी वीडियो में आपको फंक्शन बेस्ड वाला भी बना करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इसके अंदर डिम में जा करके मैं कुछ लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा हाय आई एम टेस्ट कंपोनेंट। सेव करते हैं और चलते हैं ऐप डॉट जी एस में। अब हम इस कंपोनेंट को इधर इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले आप इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको इंपोर्ट कर यूज़ करता हूँ टेस्ट कंपोनेंट। ये देखिए इधर दिखा रहा है कि जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे इधर, ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी कर देगा। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, वेलकम टू रिएक्ट सीरीज। ये कहाँ से आया? हमारा ऐप डॉट जी एस से। उसके बाद हमारा टेस्ट कंपोनेंट हमने इंक्लूड किया हुआ है, हाय आई एम टेस्ट कंपोनेंट। ये कहाँ से आया? ये टेस्ट कंपोनेंट से। तो इस तरह से हमने इधर एक अपना कंपोनेंट को क्रिएट किया और उसको ऐप डॉट जी एस में यूज़ किया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एक फंक्शन कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे। जाते हैं हम इधर कंपोनेंट्स में और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेस्ट कंपोनेंट एफ एन डॉट जी एस एक्स। अब इधर मैं टाइप करूँगा शॉर्टकट कमांड आर एफ सी ई। देखिए, ये रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। अब इधर आप देखेंगे कि इधर एक कंपोनेंट क्रिएट होके आ चुका है। मैं इधर फिर से लिखूँगा हाय आई एम फंक्शन कंपोनेंट। सेव किया। जाते हैं हम अपने ऐप डॉट जी एस में और इसको हम इंपोर्ट कर ले, इधर यूज़ करेंगे टेस्ट कंपोनेंट फंक्शन। एंटर दबाया और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर आपके पास ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप पहले इसको इंपोर्ट कर लें, उसके बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको सेव करूँगा और चलते हैं ब्राउज़र पर, देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए, हाय आई एम फंक्शन कंपोनेंट। तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट को क्रिएट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बात आती है कि ये फंक्शन और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो इनका स्ट्रक्चर का हो गया कि फंक्शन कंपोनेंट में हमने देखिए किस तरह से लिखा, एक फंक्शन लिखा, सॉरी इधर एक फंक्शन लिखा और हमने इधर एक कंपोनेंट का नेम दिया और रिटर्न कर दिया। चलते हैं क्लास बेस्ड में क्या हुआ। क्लास बेस्ड में हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया कंपोनेंट से और रेंडर के साथ रिटर्न लगा करके हमने अपना वो कर कंपोनेंट को लिख दिया। तो बात आती है कि कौन सा कंपोनेंट हमको कब यूज़ करना चाहिए। तो आप जो चाहें वो कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल, बट पहले ऐसा नहीं था।
रिएक्ट वर्ज़न आई थिंक 16 से पहले, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, वर्ज़न मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट उस समय हम फ़ंक्शन कंपोनेंट को बोलते थे डम्ब कंपोनेंट या फिर स्टेटलेस कंपोनेंट। अम, कोई भी कंपोनेंट जो हम फ़ंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे, वो अपने आप में कोई भी स्टेट मैनेज नहीं कर सकता था। उसके पास खुद का कोई मेमोरी या फिर कोई भी स्टेट नहीं होती थी। जबकि अ, जो हमारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे, उनके साथ ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकते थे वो कंपोनेंट। तो इसलिए उनको स्मार्ट कंपोनेंट या फिर स्टेटफुल कंपोनेंट कहा जाता था। तो जब आपको अगर कोई भी डेटा मेंटेन करके रखना है, तब आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। अब हुक्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो हम हुक्स की मदद से अपना फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के साथ भी सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ करते थे। तो फिलहाल अगर आप रिएक्ट का वेबसाइट को चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऊपर ही टॉप में दिख रहा है beta.react.react.js.org। अगर आप इसको क्लिक करें, तो इसमें बता रहे हैं वो कि फ़िलहाल जो भी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी, उसमें क्लास बेस्ड को इनको यूज़ करके इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे, वो सबको अभी ये माइग्रेट करके सारे डॉक्स में फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा फोकस अपना फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पर ही करेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर नहीं करेंगे। ठीक है। तो आते हैं अपने एप्लीकेशन पर। बात करते हैं हम जेएसएक्स की। कंपोनेंट तो हमने क्रिएट कर लिया दोनों तरह के, अब हम देख लिए कि किस तरह से उनको यूज़ भी करना है। बट ये जेएसएक्स जो है, वो जेएसएक्स क्या है? तो अगर आप देखें, इस रिटर्न के अंदर हम जो कुछ भी एचटीएमएल इधर लिख रहे हैं, ये हमारी जेएसएक्स कहलाती है। जेएसएक्स को अगर आप चाहें तो जो जेएसएक्स का नाम होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल या फिर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, उसको हम बोल सकते हैं। तो अगर इधर आप इसको आइए इधर देखिए, हमने इधर इस पे होवर किया टेस्ट कंपोनेंट पे, आप देख सकते हैं ये बता रहा है जेएसएक्स डॉट एलिमेंट। तो ये हमारी जेएसएक्स होती है कि मीन्स हम अपना जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल एक साथ हम लिखते चले जा रहे हैं, तो ये हमारी जेएसएक्स कहलाती है। अभी हम बात करते हैं अपना इस फंक्शन कंपोनेंट के बारे में। तो अगर आप देखें कि इधर हम रिटर्न में हमने एक डिव पास किया हुआ है, और डिव के अंदर हमने एक हेडिंग ली है। क्या अगर हम इस डिव को डिलीट कर दें, तो क्या हमारा कोड रन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि रिटर्न के साथ अभी हमारा एक एलिमेंट जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं 2 बार। देखिए एक एरर आने लगी। ये एरर क्या बोल रही है? होवर करते हैं। जीएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मीन्स रिटर्न के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाह रहे हो, तो आप उनको किसी एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर इनक्लोज करो। इसलिए हमारा यहाँ पे डिव यूज़ हो रहा था। अगर मैं डिव के अंदर ही दोनों को उठा करके पेस्ट करूँगा, तो हमारी एरर जो है वो चली जाएगी। देखिए स्क्रीन पे चलते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए दोनों हमको यहाँ पे शो होने लगा। तो इस डिव को यूज़ ना करके अगर हम, एक होता है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, सेम फंक्शन होता है उसका भी, कि एक इनक्लोजिंग पेरेंट के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोनों सेम आ गया, अभी कोई एरर नहीं है और आउटपुट एकदम सेम है। अब होता क्या है कि ये हम जब डिव को यूज़ करते हैं, तो डिव एक एम्प्टी डिव वहाँ पे हमको क्रिएट करके दे देता है। एक एम्प्टी हमको जब इंस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। मैं गया, इसको मैंने पहले जैसा कर दिया, डिव जाते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अभी अब देखिए क्लास के अंदर एक हमारा ऐप है, ऐप के अंदर हमारा ये वेलकम टू रिएक्ट सीरीज जो हमारे ऐप डॉट जे से आ रहा है। उसके बाद ये देखिए एक डिव के अंदर आ रहा है ये,
और दूसरी ट्रिप के अंदर आ रहा है हमारा ये हमारा आ रहा है क्लास से और ये आ रहा है हमारा फंक्शन कंपोनेंट से। तो आप देखें इधर div जो हम एक एम्प्टी div यूज़ किए हैं वो div आ रहा है, उसके अंदर हमारे 2 हेडिंग्स दिख रहे हैं। चलिए इसको react डॉट फ्रैगमेंट यूज़ करके करते हैं। react डॉट फ्रैगमेंट और इधर भी हम कर देते हैं react डॉट फ्रैगमेंट। सेव करते हैं, आते हैं, अब देखिए इंस्पेक्ट पे। अब देखिए जो div पहले एक्स्ट्रा आ रहे थे अभी वो div नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है? तो बेनिफिट इसका ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है जब हम सीएसएस यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ चाइल्ड पेरेंट जैसा हायरार्की चलती है। तो अगर हम एम्प्टी डिव यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी-कभी हमारा क्या सीएसएस ब्रेक हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है ये एक्स्ट्रा कुछ भी एलिमेंट क्रिएट करके हमको नहीं देता है। नॉर्मली हमारा जो ज़रूरत का एलिमेंट होता है बस उसी को देता है। जो भी हमारा एम्प्टी या फिर हम जिस टैग को एज़ अ पैरेंट इनक्लोज़ करने के लिए केवल यूज़ कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है अगर, तो हम उसको रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट से हटा सकते हैं। ठीक है? ये तो हो गई हमारी रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट की बात। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कैसे कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स के क्या टाइप होते हैं, जेएसएक्स क्या है और फ्रैगमेंट क्या है। अभी हम बात करते हैं बेवल और वेबपैक की। तो बेवल गाइस एक कंपाइलर होता है जो कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर हम जिसको बोलते हैं। तो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कंपाइलर होता है एक्चुअली है, जो हमारा ES6 ES7 जो हमारा है, तो इस कोड को ब्राउज़र समझ नहीं पाता है, तो बेबल के थ्रू वो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसको इस तरह से कोड में कन्वर्ट कर देता है कि जिससे हमारा जो ब्राउज़र है उसको समझ पाए। ठीक है? अब बात करते हैं वेबपैक की। वेबपैक एक्चुअली एक मॉड्यूल बंडलर होता है जो कि हमारे रिएक्ट में यूज़ होता है। तो जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसी समय हमको बेबल और वेबपैक दोनों हमको मिल जाते हैं। जब हम वेबपैक एक्चुअली सारे मॉड्यूल जो भी हमारी डिपेंडेंसीज़ होती हैं, उन सबको उन सारे मॉड्यूल्स को उनकी डिपेंडेंसीज़ के साथ बंडल करके एक फ़ाइल में रख देता है, जिससे कि और उसको एज़ ए स्टैटिक फ़ाइल जनरेट करके रख देता है। ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ बंडल फ़ाइल। हम जाते हैं सोर्स पे और सोर्स में हम जाते हैं स्टैटिक के अंदर बंडल डॉट जीएस। आप देखें इधर बंडल डॉट, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखे। इस बंडल फ़ाइल में हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उस सारे मॉड्यूल्स को बंडल करके उसने एक ही फ़ाइल में रख दिया है। ठीक है? तो इसलिए हम वेबपैक को भी यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेबपैक के बारे में बेबल के बारे में। इस वीडियो में तो फ़िलहाल हम इतना ही कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बारे में। क्या-क्या डिफरेंस थे उनके, क्या-क्या डिफरेंस उनमें होते हैं और कौन सा हमको कब यूज़ करना चाहिए या कब हमको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।